हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में, जिसमें हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके थे समुद्रगुप्त तक। समुद्रगुप्त राज चला गया, सिक्के सबसे आखिरी विषय रहा था हमारा। और इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे रामगुप्त से। रामगुप्त जो कि समुद्रगुप्त के बड़े बेटे थे ये समुद्रगुप्त के, और बाद में इनके बाद जो शासन करता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। और रामगुप्त के बारे में हम देखें तो कोई प्रमुख राजा तो नहीं है ये, कि ख़ास काम के समय कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ था गुप्त साम्राज्य को या फिर गुप्त वंश को। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, बने रहिएगा आखिर तक। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। तो पहला हम यहाँ पर जानेंगे कि जो रामगुप्त हैं वो कौन है। रामगुप्त हैं इसके समुद्रगुप्त के बड़े बेटे। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, जिसमें से रामगुप्त जो हैं वो बड़े पुत्र थे, या बेटे जब हम कहेंगे इसको पुत्र थे। और बड़े पुत्र होने की वजह से ये राजा बनते हैं समुद्रगुप्त के बाद। मगर यहाँ पर होता क्या है कि जो रामगुप्त होते हैं वो कमज़ोर राजा निकलते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर राजा होते हैं। और शक जो होते हैं, इनके पड़ोसी जो राज्य थे, शक राजा थे इनके बराबर में, वो इनके ऊपर हमला कर डालता है। और हमला करने में क्या होता है, जो रामगुप्त होते हैं ये पराजित हो जाते हैं। अब पराजित होने पे क्या है कि संधि करनी पड़ जाती है, एग्रीमेंट करते हैं ये जो शक राजा होते हैं उनसे। और जो शक राजा होते हैं बदले में मांगते हैं इनसे इनकी बीवी को, जिनका नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी को ये दे डालते हैं भेंट में। और ये क्या है, इनके लिए बिल्कुल ही बेइज्जती वाली बात होती है कि इतना बड़ा साम्राज्य, उसका राजा दूसरे राजाओं से हार जाए और संधि करनी पड़ जाए उसको आखिर में। तो रामगुप्त जो है यहाँ पर उनकी जो हम देखेंगे छवि होती है वो ख़राब हो जाती है। और अपने आप में हम देखते हैं कि वो कमज़ोर, दुर्बल या फिर कायर भी कहते हैं इसको। तो कायर राजा अपने समय के माने जाते हैं सबसे ज़्यादा गुप्त वंश के अंदर। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, जो चंद्रगुप्त होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड, वो जाता है भी बदल कर यहाँ पर किनके यहाँ पर, शक राजाओं के यहाँ पर, और ध्रुव स्वामिनी को वहाँ से छुड़ा के ले आता है। मतलब जो राजा होता है शक राजा, उसकी हत्या कर देता है और ध्रुव स्वामिनी को लेके आ जाता है अपने यहाँ। और जो अपना सगा भाई होता है रामगुप्त, जो बड़ा बेटा जो राजा होता है, उसकी हत्या कर डालता है ये। हत्या करने के बाद क्या करता है, खुद राजा बन जाता है। और जो उसकी पत्नी होती है ध्रुव स्वामिनी, उससे शादी कर लेता है। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें कि जो रामगुप्त है वो कमज़ोर राजा रहा और बहुत ही कम अरसे तक, कुछ साल तक उसने शासन करा। उसके बाद जो समय जो आता है फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है। यहाँ पर हमें देखने को ये मिलेगा कि जो रामगुप्त है वो सीधा राजा बनता है, मगर चंद्रगुप्त जो है वो गद्दी को हथियाता नहीं है, या फिर हम कहते हैं गद्दी को हथियाता ही है यहाँ पर, मगर छीन लेता है अपने भाई से वो, क्योंकि भाई तो कमज़ोर होता है यहाँ पर। और जो इस बारे में जानकारी मिलती है हमें, वो मिलती है राखलदास बनर्जी द्वारा, जिन्होंने इस बारे में लिखा है, इससे जानकारी हमें मिलती है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर अब चंद्रगुप्त द्वितीय बारे में, जिसको हम अक्सर बोलते हैं विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल माना जाता है 380 ईस्वी से लेकर 442 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा अपने समय में। और इन्होंने कई उपाधियां धारण की, जैसे देवगुप्त, देवश्री और परम भागवत, विक्रमादित्य, विक्रामक, काफ़ी इन्होंने धारण करी। जो उपाधियाँ हैं वो इसलिए धारण करते थे, राजा किसी राजा को हरा दिया तो उसके उपलक्ष्य में धारण कर ली, कोई मंदिर बनवाया इसलिए धारण कर ली। तो ये चीज़ चलती है, जैसे हमने कहा परम भागवत, तो ज़रूरी है कि भाई उन्होंने कोई काम करा होगा, धर्म से जुड़ा हुआ काम। और ये वैष्णव थे, ये बात भी में ध्यान रखनी है कि ये वैष्णव थे, बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म को ये लोग जो थे, बुद्ध जो आते हैं, बुद्ध जो आएंगे इसके अंदर, वो मानते हैं बौद्ध धर्म को बाद में। और समुद्रगुप्त यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके शासनकाल को माना जाता है साहित्य और कला का स्वर्ण युग भारतीय साहित्य में। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अभी जो ये चीज़ है इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि वैवाहिक संबंध का ये इस्तेमाल करते हैं अपने पिता की तरह ही, या फिर हम कहेंगे अपने दादा की तरह। ये दादा जो इनके चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, उन्होंने जो लिच्छवी राजा थे उनसे शादी करी थी, कुमार देवी से, रानी से वहाँ की। इन्होंने भी वही चीज़ करी। इन्होंने क्या करा, जो नागराज थे, मतलब जो नाग राजा हुआ करते थे बहुत सारे अलग अलग जो राजा छोटे छोटे थे, उनमें से एक रानी थी कुबेर नाग, इनका नाम था नाग। उनसे ये शादी कर लेते हैं। हालांकि जो ध्रुव स्वामिनी होती है, शायद जो बीवी है वो बनी रहती है।
अब जो कुबेर नाग होती हैं, इनसे ही इनकी बेटी होती है जिसका नाम होता है प्रभावती गुप्त, और इनकी शादी कर डालते हैं फिर ये नरेंद्र से, इनसे नरेश रुद्रसेन द्वितीय से, जो कि राजा होते हैं वकाटक के। वकाटक जो राज्य होता है उसके राजा होते हैं ये। अब ये जो सारी प्लानिंग ये कर रहे हैं, और फिर उनका बेटा है कुमारगुप्त फर्स्ट जो है, पहला है ये, इसकी शादी करते हैं कंदम वंश के अंदर। अब वकाटक जो हैं वो होते हैं पड़ोसी किन के, शक राजाओं के, और जो कंदम होते हैं वो दक्षिण भारत की तरफ होते हैं, वो भी मतलब उनकी सीमा लगती है किनसे, शक राजाओं से। अब ये शादियां जो कर रहे हैं ये इसलिए करते हैं अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो शक है एक वक्त में वो हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त हैं उनके द्वारा से हार जाते हैं और जो उनकी अधीनता होती है उसको मान लेते हैं यहाँ पर, मगर वो देखते हैं कि रामगुप्त कमज़ोर है इसलिए उस पर हमला कर डालते हैं। तो चंद्रगुप्त जो होता है वो उसका बदला लेने के लिए सारी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पर ताकतवर करके ये फिर दोबारा शक राजाओं पर हमला करता है और फिर युद्ध जीतता है शक राजाओं की। यहाँ पर जो शक्ति जो होती है शक राजाओं की बिल्कुल वो समाप्त कर डालता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये पहले शिरकत कर चुके हैं कि इनको मौका मिला तो उन्होंने हमला कर दिया। अगर इनको छोड़ दिया, हालांकि वो अधीनता ग्रहण कर लेते हैं, मान लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, मगर वो फिर भी उन पर हमला करके उनको सफाया कर डालते हैं। यहाँ पर ये वैवाहिक संबंध जो है वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली के मेहरौली स्तंभ से जानकारी मिलती है हमें इनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में, जिसमें चंद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये जो हम देखेंगे चंद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा शब्द जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो है विक्रम आदित्य। चंद्रगुप्त पूरा शब्द यहाँ पर नहीं है। चंद्र नामक व्यक्ति का पता चलता है जिसने बहलिक, जिसको हम बल्ख बोलते हैं, अफगानिस्तान में लगता है ये, और बंगाल तक इन्हें जीता था। अब माने तो उस समय तो भाई जो हम कहेंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वही राजा थे, इसने जानकारी मिलती है। इतिहासकार मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया है इसमें। मेहरौली स्तंभ जो कि कुतुब मीनार में है। फिर आता है, अब इनके बारे में देखें तो हम धर्म है, जाति है, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। विजय अभियान देखेंगे इनके हम, तो धर्म से ये वैष्णव हैं और इन्होंने धारण करी थी उपाधि परम भागवत, इस वजह से, क्योंकि भागवत क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ये। और मेहरौली स्तंभ से पता चलता है कि इन्होंने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। मगर यहाँ पर एक चीज़ खास है जो हम देखते हैं कि इससे पहले जो थे मौर्य राजा थे, कनिष्क राजा थे, या फिर हम देखें कुषाण जो राजा हुए, उन्होंने धर्म अपनाया था बौद्ध धर्म। कहीं ना कहीं वो पहले हिंदू हुए या फिर बाद में हिंदू हो गए। कुछ राजा में से ऐसा था कि हिंदू हुए, कुछ बाद में बौद्ध हो गए। इनमें क्या रहा कि ये हिंदू ही राजा रहे शुरू से आखिर तक। फिर बुद्धगुप्त जो आएंगे वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बाद में फिर वही चीज़ आती है। मगर ये जो सहिष्णुता की जो नीति होती है वो इसका पालन करते हैं यहाँ पर। इसका पता चलता है हमें इस बात से कि जो इनके दरबार में एक दरबारी थे वीर सेन, जिनको मंत्री माना जाता है उस समय का, वो शैव धर्म को माने जाते हैं। हालांकि ये भी हिंदू धर्म होता है, मगर इसमें हिंदू धर्म का ये हिस्सा होता है। इसमें भगवान शिव को माना जाता है और इसमें भगवान वैष्णव को माना जाता है खास। उदयगिरी पहाड़ी पर पूजा के लिए पुण्य गुफा का निर्माण करवाया था, पता चलती जानकारी इस बारे में। फिर सेनापति हैं अमर कादव्य, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो यहाँ पता चलता है कि ये सहिष्णु थे, धर्मों के लिए सहिष्णुता का इस्तेमाल करते हैं ये। और हम देखेंगे अहिंसा प्रेमिक तरह से माना जाता है, मगर ये युद्ध तोड़ते हैं फिर भी। अब आगे देखें तो इनके हम विजयों के बारे में देखेंगे कि इनके विजय अभियान या फिर युद्ध, जिन्होंने युद्ध लड़े जिसमें ये विजयी रहे। तो पहली विजय तो यही थी जो बताई सबसे पहले मैंने आपको, शक वाली। जब शक राजा हैं तो उनको हराते हैं लोगों के साथ मिलके। अपनी बीवी के जो मतलब जो रिश्तेदार होते हैं इनके उनका इस्तेमाल करते हैं, बेटी के जो रिश्तेदार होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, मतलब गठबंधन करके पूरा से फिर हमला करते शकों को ख़त्म कर डालते हैं। यहाँ पर ये जो शक थे उनका राज्य कहाँ था, कठियावाड़ी, गुजरात में कठियावाड़ी, और मालवा मध्य प्रदेश में भी आता है कुछ हिस्सा इसका। पश्चिमी मालवा देखें तो गुजरात में ही आता है ये सारा। इन्होंने इसके जीत के उपलक्ष्य में क्या करा, रजत मुद्रा का इस्तेमाल करा, मतलब सिक्के ढाले। फिर और शकारी उपाधि जो उन्होंने धारण करी, इसका मतलब था कि जो शक राजा हैं उनका नरसंहार करने वाला, उनको तबाह कर देने वाला। व्याघ्र शैली के सिक्के भी इस्तेमाल करते हैं। फिर एक विजय जो होती है वो होती है वाहिक विजय। इसकी जानकारी हमें मिलती है मेहरौली स्तंभ से। महाशैली स्तंभ लिखा हुआ है, ये मेहरौली स्तंभ है। इससे पता चलता है इस बारे में हमें कि इन्होंने जो सिंधु नदी है उसको पार करके हमला करा था कुषाणों के ऊपर और उनको ख़त्म कर दिया था वहाँ से। बंगाल के बारे में बताया मैंने आपको कि बंग लिखा मिलता है मेहरौली स्तंभ पर, तो वहाँ से पता चल जाता है इस बारे में हमें। और कहाँ पर हमला करा ये जानकारी सही से नहीं है।
गढ़ राज्य कौन से ही है? गढ़ राज्य वो राज्य थे जिनको समुद्रगुप्त पहले जीत चुके थे, मगर जब रामगुप्त आए वो कमजोर आए थे, उन्होंने आज़ादी की ऐलान करता रहा था अपना। तो दोबारा से जो समुद्रगुप्त सेकंड होते हैं वो इन पे हमला करते हैं और उनको अपने नियंत्रण में ले आते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे हम के बारे में करें बात, तो नवरत्न या फिर साहित्य। साहित्य में खास यहाँ पर इसको हम कहेंगे विद्या प्रेमी, जैसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर साहित्य प्रेमी कहा जाता है इनका समय का, क्योंकि इनके दरबार के अंदर बहुत सारे साहित्यकार रचनाकार मौजूद हुए समय के, जिसमें सबसे खास जो थे वो कालिदास हैं। कालिदास सबसे खास हैं। आर्यभट्ट, विशाखा दत्त यहाँ मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा आप में से बहुत जानते हो उनके बारे में। भास्कराचार्य ये मशहूर हैं। और ब्रह्मगुप्त ये आपको देखने को मिलेंगे। ब्रह्मगुप्त जो हैं उन्होंने रचना करी थी ब्रह्म सिद्धांत, जिसको बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नाम देकर प्रतिपादित कर डाला। तो पता चलता है कि भारत के अंदर पहले इसकी खोज की गई, सेब गिरने से पहले ही। इस समय क्या है, हम देखेंगे कि इनके समय ही जो साहित्यिक रचनाएं हैं, जो जानकारी मिल रही है वो कैसे पता चलती है हमें, स्तंभों से या मंदिरों से या फिर जो साहित्यिक स्रोत होते हैं। अब साहित्यिक स्रोत में फाहियान द्वारा लिखा हुआ जो यात्रा वृत्तांत है वो भी इसमें शामिल हो जाता है यहाँ पर। तो फाहियान इनके समय में भारत आता है और इनकी जो वंशावली है उस बारे में लिखता है। जो संस्कृति होती है, राज्य व्यवस्था होती है, हर चीज़ के बारे में वो लिखता है यहाँ पर। तो फाहियान के बारे में जानेंगे हम पहले। तो फाहियान का जो काल माना जाता है वो 399 भारत आया वो, और 414 चले गए, मतलब 15 साल तक यहाँ पे रहे। और फाहियान का होता है धर्माचार्य, बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार करने के लिए आए थे। और जो खासकर हम देखते हैं जो उस समय चीनी भारत आया करते थे, उनका काम मकसद ये था कि एक तो बौद्ध धर्म से जो महात्मा बुद्ध हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का इकट्ठा करना, इसमें खासकर पांडुलिपि या ताम्रपत्र हुआ करते थे। फिर दूसरा काम था कि धर्म का प्रचार करना। इन्होंने पुस्तक लिखी है फूको की, इसका नाम है, ये भी साहित्यिक स्रोत में आता है। किसके लिए, जब हम बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। फाहियान ने चंडाल के बारे में भी लिखा है, बताया मैंने आपको कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, वंशावली, हर चीज़ के बारे में उन्होंने लिखा है। चंडाल जाति ज्योतिष को कहते थे, ये अछूत, उस समय इसको अछूत माना जाता है चंडाल जाति को। और साथ ही साथ जब बात करते हैं प्रशासन की, तो पाटलिपुत्र को उन्होंने बताया कि वही राजधानी है, बहुत बड़ा विशाल शहर है। बाद में जो चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, वो द्वितीय आते हैं, बनाते हैं उज्जैन को भी अपनी राजधानी। 2 राजधानियाँ हो जाती हैं इनकी, क्योंकि जो हम देखते हैं शक है उनको हरा चुके होते हैं यहाँ पर ये। फिर आप देखेंगे हम यहाँ से कुमारगुप्त के बारे में, जो कि ताकतवर राजाओं में आखिरी ताकतवर राजा ही माने जाते हैं ये। तो यहाँ पर शासनकाल है इनका 412-454 ईस्वी। उपाधि क्या रही इनकी, श्री महेंद्र, महेंद्र दत्त, श्री शकादित्य, अश्वमेघ महेंद्र। अश्वमेघ महेंद्र इसने कहा गया क्योंकि उन्होंने जो इनके दादा थे समुद्रगुप्त, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ की शुरुआत की थी। इसमें आप जानते होंगे कि वो घोड़े को छोड़ दिया करते थे, जहाँ तक घोड़ा चला गया वो राज्य उनका हो गया। किसी ने रोक लिया तो उसको युद्ध करना पड़ता था, वो चीज़ इन्होंने भी करी। बस मतलब विस्तार इन्होंने करा, बचा के भी रखा, रक्षा भी करी और विस्तार भी करते रहे ये भी। और जो सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं वो हमें इनके समय के ही देखने को मिलेंगे। हमें मुद्राओं में इन्होंने क्या करा, गरुड़ की जगह इन्होंने मयूर का इस्तेमाल करा। गरुड़ जो होता है वो इनका धार्मिक प्रतीक हुआ करता था, कि इनका शकों क्या कहते हैं गुप्तों का। और अश्वमेघ की शुरुआत इन्होंने करी वापस से। कुमारगुप्त में शासन में ही क्या होता है, नालंदा विश्वविद्यालय जो होता है, जो बहुत मशहूर रहा अपने समय के अंदर, उसकी स्थापना की जाती है, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। धर्म को माना जाता है, इसके नाम जाना जाता है इसको। मतलब खासकर जो महायान सेक्ट है, वर्ग है, उसकी शिक्षा मिलती थी। और इसी विश्वविद्यालय के अंदर धर्मगंज पुस्तकालय था, जिसमें कई इसमें बांटा गया था उसको। रत्नोधति, रतन रंजक और रतन सागर नाम से बांटा गया था इसको। कुमारगुप्त के अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत अभिलेख मिले, तो देख भी लेते हैं हम कौन से मिले हैं। तो ज़्यादातर मिले हैं अभिलेख वो उत्तर प्रदेश से मिले हैं। पहला इसमें आता है विलसट अभिलेख, उत्तर प्रदेश से मिला है। फिर आता है गढ़वा अभिलेख, ये भी वहीं से मिला है। कर्म मंदा यहीं से मिला है ये। इसमें क्या है, पहले वाले में जो विलसट है वंशावली है, मतलब खानदान के बारे में बताया गया है, इनके परिवार के बारे में। फिर दूसरा में क्या है, परम भागवत शब्द का उत्कीर्ण है, जो कि हम देख चुके हैं कि इस्तेमाल किया गया था चंद्रगुप्त के जरिए से। फिर इस अभिलेख के अंदर क्या है, तीसरे वाले में शिव की प्रतिमा बनी हुई है। पता चलता है कि भगवान शिव को मानने का मतलब, या फिर ये सहिष्णुत है या फिर मानते होंगे इसको। ये बेलग्राम, धनदेव, कामोदर अभिलेखित 4 अभिलेख और 3 अभिलेख इनको और मिले हैं, बंगाल से प्राप्त हुए हैं। इसमें दान के बारे में पता चला कि ये दान दिया करते थे यहाँ पर। फिर आते हैं स्कंदगुप्त।
अब ये आखिरी राजा हैं जो ताकतवर हैं। राजा बाद में भी होंगे, मगर सबसे आखिरी जो राजा माना जाता है ताकतवर, इनको माना जाता है प्रतापी या ताकतवर राजा माना जाता है। इन्हीं के समय में जो हुण थे उनका आक्रमण शुरू हो जाता है भारत में। हालांकि ये हार डालते हैं यहाँ पर बाद में जो उनके राजा आएंगे वो कमज़ोर होते हैं और फिर बाद में ख़त्म हो जाता है तो मामला। बुद्धगुप्त बौद्ध धर्म के अनुयायी बताया था मैंने आपको, प्रथम बौद्धकालीन बौद्ध अनुयायी शासक। फिर जो उसे हम देखते हैं वंशावली है वो यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी आपको बौद्ध धर्म के इनकी गुप्तों की। पुरुगुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय, फिर बुद्धगुप्त आएंगे, नरसिंह गुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त तृतीय, 3 गुप्त यहाँ पर देख लीजिए आप हैं, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त और माधव गुप्त। आकर सारा जो वंश ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। और अब बात करेंगे इसके अंदर हम गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कारण क्या रहे गुप्त साम्राज्य के पतन के। सबसे पहला कारण तो यहाँ पर यह रहा कि जो राजा के बाद उनके बेटे हुए, यानी कि जो स्कंद गुप्त थे, उनके जितने भी राजा आए कोई प्रतापी राजा यहाँ पर नहीं था। प्रतापी कह लें या ताकतवर राजा जो हम कहेंगे, उनमें से कोई सा भी ऐसा राजा नहीं हो जो ताकतवर था, जो अपने राज्य की रक्षा कर सकता हो सही तरीके से। फिर वंशानुगत राजतंत्र था, बाप के बाद बड़े बेटे को ही बनाता था यहाँ पर। अब चाहे वो ताकतवर हो या ना हो, या फिर उनमें आपस में ही लड़ते थे वो लोग राज करने के लिए भी, ये व्यवस्था कमज़ोर करती है राज्य को इनके। फिर विदेशी आक्रमण है, खासकर स्कंद गुप्त के बाद हम देखते हैं या फिर स्कंद गुप्त के समय में ही हम देखते हैं कि जो हुण हैं वो आक्रमण शुरू कर डालते हैं इनके ऊपर। हालांकि ये जीतते तो हैं स्कंद गुप्त, बाद में जो राजा आएंगे वो हार जाते हैं और व्यवस्था जो है ख़त्म हो जाती है। आर्थिक ह्रास, नुकसान मतलब ह्रास यहाँ पर। फिर आता है केंद्रीय सत्ता, मतलब जो सम्राट है उसके कमज़ोर होते ही जो सामंत थे उन्होंने फ़ायदा उठाया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इनकी सामाजिक संगठन मुगल गुप्तकालीन, तो समाज तो वही का वही है जैसा था पहले, मगर थोड़ा बदलाव हो जाता है। जो पितृ सत्ता है वो चली आ रही थी, वो बाकी थी, अब भी कायम है वो। और जो वर्ण व्यवस्था थी वही थी यहाँ पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, मगर बदलाव थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है। पहले क्या था, ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति थी, जाति वो अब भी ऊंची रही, मगर उनमें आपस में हम कहें तो फूट पड़ गई। या फिर हम देखते हैं कि उनमें वर्णों में उपजातियाँ निकल कर आई यहाँ से, जैसे कि शूद्रों और वैश्यों में हो चुका था पहले ही, अब ब्राह्मणों में भी हुआ। ब्राह्मण कई हिस्सों में बढ़ गए। उत्तर भारत में यहाँ पर देखते हैं हम चतुर्वेदी ब्राह्मण हुए, राजस्थान में श्रामिली, गुजरात में नागर ब्राह्मण, और ये सब दावा करते थे कि हम बड़े ब्राह्मण हैं या फिर हम बड़े जो ध्यान रखने वाले हैं धर्म का, हम वो लोग हैं। फिर आता है न्याय व्यवस्था में बार की व्यवस्था को क्या कहा गया यहाँ पर, कि जो हम देखें यहाँ पर कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको शामिल किया गया, जिससे नुकसान भी हुआ साम्राज्य को। और जो क्षत्रिय थे या फिर जो शूद्र थे यहाँ पर, उनको जहर पिलाकर, विष पिला के उनकी जांच की जाती थी कि वो सही लोग हैं या नहीं हैं, या फिर हमारे पक्ष में हैं या नहीं। चंडाल जो कि अछूत जाति मानी जाती थी, इस बारे में फायान ने भी यही कहा है। फिर भानुभूत जो हैं गुप्त हैं, इनके समय का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है हमें औरतों की स्थिति के बारे में। सती प्रथा प्रचलित थी, अनुलोम प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम मतलब जहाँ स्त्री निम्न कुल की है तो पुरुष जो है वो उच्च कुल का है, तो पहले चलता था वो माना गया, मगर बाद में क्या वो प्रतिलोम विवाह हो गया। स्त्री उच्च मतलब वो उच्च जाति की थी और जो पुरुष है वो निम्न वर्ग या फिर निम्न जाति का हुआ करता था। यहाँ पर जो स्त्रियों की दशा है यहाँ पर वो खराब हो गई। बताया मैंने कि जो सती प्रथा थी वो चल रही थी यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो देवदासी प्रथा है उसका प्रचलन बढ़ा। जानकारी मिलती है हमें मेघदूत में, काल का उज्जैन में शैव मंदिर में देवदासियों के होने का जिक्र मिलता है। मेघदूत किसको लिखा था, कालिदास ने, इसमें जिक्र मिलता है इस चीज़ के बारे में। और फिर यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखें तो जो मनुस्मृति है उसके अंदर औरतों को ये कहा गया है कि सबसे मतलब जो बड़ी किताब मानी जाती है या फिर जो लोग मानते हैं आज के वक्त में भी कि जो नुकसान करती है औरतों के अधिकार का, वो मनुस्मृति है। उसमें दबा के रखने के लिए नहीं कहा गया है स्त्री को हमेशा। और पर यहाँ पर कुछ चीज़ खास भी हुई, जो उस वर्ग की स्त्रियाँ हैं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, अध्यापिकाएँ बनी वो, मगर स्थिति खराब थी जो दूसरी स्त्रियाँ थी यहाँ पर उनकी। प्रशासनक देखते हैं इनका हम, प्रशासनिक मतलब वही था यहाँ पर जो पहले चला रहा था कि केंद्र व्यवस्था है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था सबसे बटी हुई थी पहले जना।
राजा सबसे बड़ा हुआ करता था इसके अंदर, और उसके कुछ अधिकारी भी हुआ करते थे। इसमें क्या है, महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी, कुमार मात्य प्रशासनिक अधिकारी, रंगमंडल रंग भांडागार यानी कि जो सेना के लिए रण के लिए लेके जाएगा, खाने पीने का जुगाड़ करना, मतलब उसको तैयारी करनी है यहाँ पर। महादंड नायक यानी कि युद्ध व न्याय का अधिकारी सबसे बड़ा। महाबल अधिकृत मतलब जिसमें ताकत वाली बात हो रही है यहाँ पर, मतलब सेना का अधिकारी जो नियुक्ति करता था यहाँ पर। महासंधि विग्रहरिक युद्ध व शांति या फिर विदेशी नीति को अपनाने वाला, काम करने वाला इसी बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर, और इस तरह के बहुत सारे आपको दिखेंगे अधिकारी, आप देख सकते हैं इनको। प्रांतीय व्यवस्था, हम बात करते हैं यहाँ पर प्रांतीय प्रशासन के बारे में। प्रांतीय प्रशासन में जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था वो राजकुमार हुआ करता था यहाँ पर, जैसे पहले हुआ था वही चीज़ यहाँ पर भी वही, मगर नाम जो है बदल गए हैं। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था उस समय। भुक्ति जो संचालक हैं वो उपरी, जो कि राजकुमार हुआ करते थे खासकर। फिर प्रांत का प्रशासन किसमें था, जिलों में, जिसको विषय कहा जाता था, और इनके जो प्रधानमंत्री मतलब जो प्रधान हुआ करता था, प्रधान अधिकारी, उसे विषयपति कहा जाता था। विषयपति की क्या होती है, नियुक्ति कौन करता था यहाँ पर, उपरी, यानी कि जो राजकुमार है वो नियुक्ति करता था इसकी। फिर यहाँ पर विषयपति का कार्यालय था अपना अलग से, जिसको पुस्तकपाल जो उनका अधिकारी होता था अभिलेख लिखने वाला, उसको पुस्तकपाल कहा जाता था यहाँ पर। फिर जो ज़िले हैं, जैसे आज के वक्त में होता है, ज़िले का विभाजन जो होता है वो गांव के अंदर होता है, और जो कुछ गांव हैं उनके समूह भी हुआ करते हैं, इनको पैठ कहा करते थे। पैठ आज के समय भी मैंने देखा है चलते हैं, प्रचलन में ये चीज़ होती है आज के समय भी, बहुत सी जगहों पर उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर ये चीज़ चलती है आज भी। गाँव का प्रधान अधिकारी ग्रामीण, पहले क्या था गृहपति था, अब ग्रामीण हो गया। कुछ प्रांतें ऐसी भी थी जो आज़ाद देश मानी जाती थी, मतलब वो ऐसा मान सकते हैं कि सीमांत इलाके थे जिनको अधीनस्थ कर लिया गया था अपने। तो जो उनके शासन अधिकारी थे वो ऊपरी नहीं होते थे, वहाँ के जो राजा थे खुद के वो हुआ करते, इनको हम गोपा कहा करते थे उस समय के अंदर। फिर नगर प्रशासन है यहाँ पर, मतलब नगर का प्रशासन, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन। तो इनमें क्या है कि गुप्त काल में कई बड़े बड़े शहर का विकास हो गया यहाँ पर। तो जो नगर का अधिकारी था उसे पुरपाल कहा गया, उस समय पुरपाल कहा गया उसको। नगर पालिकाएँ मौजूद थीं, और जो नगर परिषद थी उसको स्थानाधिकरण कहा करते थे। ठीक है, अब आता है स्थानीय शासन, वही जो गांव वाला शासन सिस्टम है यहाँ पर। ग्रामपति या फिर जिसको हम पहले बोलते थे गृहपति या फिर ग्रामिक महत्तर कहा करते थे, जो व्यवस्था को देखता था यहाँ पर। फिर आगे है न्याय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, हम कहेंगे इसको व्यवस्था भी कह सकते हैं, वही चीज़ सही, दोनों चीज़ें सही हैं यहाँ पर अपनी जगह। तो सर्वोच्च अधिकारी कौन था, वो राजा था, जो कि पहले भी था और अब भी है, और आगे जो व्यवस्थाएं देखेंगे हम प्राचीन काल में तो खासकर वो चीज़ चली आती है। फिर राजा के न्यायालय को सभा, धर्म स्थान या फिर धर्म अधिकरण कहा जाता था, मतलब जहाँ पर जो राजा है वो धर्म निभा रहा है, अपना न्याय करना उसका धर्म है यहाँ पर। नारद स्मृति में पता चलता है इस बारे में कि गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय थे, कुल, श्रेणी, गण, राजकीय न्यायालय, जो सबसे बड़ा होया करता था राजकीय न्यायालय होता था उस समय। फिर धर्म क्या था, इनका धर्म था यहाँ पर राज के धर्म वैष्णव धर्म था, हालांकि ये सहिष्णु थे या फिर अहिंसा की नीति को अपनाया करते थे धर्म के लिए। और जो चिन्ह था वो गरुड़ था, जिसको बाद में मोर की तरह इस्तेमाल किया गया, बाद में फिर वहाँ से गरुड़ आ गया था यहाँ पर। तो ये होता है यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बारे में पूरी तरह से वंशावली देखी, हमने विस्तार जाना, जो व्यवस्थाएं थी उन सब चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर देखा। और जो इससे पिछली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है और आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।